Yes, my dear friends. Good morning to all. Everything is clear ना? Audio video is totally fine ना? Clear है ना सारी चीजें? Okay. So, आप सबको पता है जो आपका HPCL JEO का जो हमारा आज का ये सेशन है। देखो दोस्त, मैं ग्रुप में भी और जगह देख रहा हूँ, बच्चे में एक दो चीजें बहुत ज्यादा ये है कि कैसे तैयारी करना है, सिलेबस क्या है, इस सब पे भी हम बात करेंगे। और अभी का आज को जो हमारा सेशन होगा, पहले मैं ये बता दूं, हमारा मशीन डिजाइन का होगा, जिसमें आप ये देखोगे कि JEO में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और आपका अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। वैसे रेंडमली मैं देख रहा हूँ बच्चे लोग अपना टाइम भी व्यर्थ कर रहा है, साथ ही साथ एनर्जी भी इधर जा रहा है, कुछ इधर यूट्यूब देख रहा है, ये देख रहा है। एक बार प्रॉपर प्लानिंग करो और तब आप अपना स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहली बात, JEO में जो एक दिक्कत आ रहा है, लड़का को ये नहीं पता है कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, मैं एक बात बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ये जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, इसका PDF आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। सर, मैकेनिकल ऑफिसर आल्सो लिसन द क्लास, आई हैव अप्लाइड officer post also. Yes, Venkat, you can do, no problem, right? Because if you talk about the question level, so especially in the officer na, some numerical is also going to be asked. कुछ numerical भी आपके ऑफिसर में आएगा, बट इफ यू टॉक अबाउट JEO है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HPCL की बात करो, तो यहाँ पे numerical नहीं दिखता है। एक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को क्या एक्सपेक्ट करता है, इसको प्रैक्टिकल चीजें पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल किस चीज का क्या एप्लीकेशन है ये पता होना चाहिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपका फ्रेम किया गया है। तो मैं ये बता रहा था, ये जो भी पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हो ये सिलेबस, आप अगर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्शन में एक आपको गूगल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। आप थ्रू दैट व्हाट्सएप ग्रुप आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री है, जहां पे मैं ये सारा कंटेंट शेयर करता हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली बार जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। तो ये मैं सारा सिलेबस दे दिया हूँ, और जब आप लास्ट 2 इयर्स का जो क्वेश्चन का जब एनालिसिस हमने किया था, तो मैंने देखा था 85 का 85 क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं था। तो सबसे पहली बात, ये पूरा सिलेबस आपको ध्यान में रखना है और फिर आपको क्वेश्चन अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, पहली बात। दूसरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्त, कि सर तैयारी जब हम करते हैं, तो चलो मैंने सब चीजें कर लिया, तो बाद में हमें जरूरी होता है कि हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो, हम लोग YourPedia के टीम और हम लोग ने एक डेडिकेटेड बुक, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों के लिए आप बनाए हुए हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जितनी टॉपिक है, जिस लेवल तक क्वेश्चन पूछा गया है, सारी चीज को एनालिसिस करके हम लोग ने यहाँ पे बुक भी बनाए हो। तो आपके प्रिपरेशन में ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि पढ़ने के बाद आपको हम क्लास में भी PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो भी सॉल्व करोगे। अदर देन दैट, प्रैक्टिस के लिए यू मस्ट हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऑन दैट ट्रेंड सम क्वेश्चन यू हैव फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो यहाँ पे बुक है, अब देखोगे 3000 से ज्यादा क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बुक भी आप YourPedia से परचेज कर सकते हो। इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि गूगल में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के जो डिस्क्रिप्शन है, वहां पे एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया होगा, ये जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, दैट इज फ्री, वी कैन ज्वाइन दैट एंड गो थ्रू, राइट। तो ये चीज है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन। क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जा रहा है, इजी क्वेश्चन है, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बी कवर ऑल द सिलेबस, है ना। जब सिलेबस कवर करोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आप सिलेबस छोड़ के जाओगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग कुछ पहले स्टार्ट करते हैं दोस्त। यहां पे मैं बता दूं, जो हमारे पास 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर था JEO का, उसमें टोटल 15 और टू 17, आई थिंक 17 क्वेश्चन जो था, वो दोनों साल में 17 क्वेश्चन था, वो आपका मशीन डिजाइन से आया हुआ था, है ना, मशीन डिजाइन से। इसमें से मैं यहाँ पे लाया भी हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन के बाद ये देखोगे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इस बात को ध्यान में रख के पूछा जा रहा है, एक डिप्लोमा स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए, क्या उसको एप्लीकेशन के बारे में क्या नॉलेज होना चाहिए। तो क्वेश्चन इस लेवल पे पूछा जा रहा है, इसीलिए। और कुछ ऐसा पार्ट भी है, जैसे ऑटोकैड की बात करो, भर के क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है दोस्त, अगर आप एक डेडिकेटेड मेंटर होना चाहिए, और एक ऐसा डेडिकेटेड मॉड्यूल होना चाहिए, टेलर मेड मॉड्यूल होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको वहां पे प्रिपरेशन कराया जाए। एंड YourPedia टीम, हम लोग इसी बात पे फोकस कर रहे हैं
कि एक डेडिकेटेड बैच होना चाहिए जो इसी एग्जाम को फोकस करे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग है। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, बोल लिखा है इन अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल्ट आर जनरली डिजाइन बेस्ड ऑन व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस। मैंने ये क्लास में हमेशा पढ़ाता हूं, बोल्ट को जब हम डिजाइन करते हैं ये किस आधार पे आप डिजाइन करते हो। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, इंपैक्ट स्ट्रेस, फटीग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो जब कभी भी हम बोल्ट को करते हैं ना, ये थोड़ा सा टेंशनिंग में होता है। तो बोल्ट को जब हम डिजाइन करते हैं ताकि ये एक प्रेशर स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सके, उस पर कोई ब्रेक ना हो, दैट इज व्हाट डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, कोई टफ नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए बोल्ट पे क्या लगेगा, टेंशन। तो अगर टेंशन की बात करेंगे तो उसको मैं किसके अनुसार से डिजाइन करूंगा, टेंसल स्ट्राइस के अनुसार डिजाइन करूंगा, ताकि उसको ये फेल ना हो, फर्स्ट थिंग। अगर बात करें शियर स्ट्रेस पे किसको हम डिजाइन करेंगे, फटीग पे किसको डिजाइन करेंगे, तो कीज एंड कपलिंग के भी हम बात करेंगे, वहां पे हमें शेयर को भी देखने को मिलेगा। तो इसका पहला आंसर है ये। एंड एज आई टोल्ड यू, मैं पूरा सिलेबस आपको भेज दूंगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, बोल्ट है, उस पे टेंस होगा, तो टेंशन के अनुसार हमें इसको डिजाइन करना पड़ेगा। दैट डायग्राम यू कैन सी हियर, नट एंड वाशर एंड बोल्ट। मैं यहाँ पे सारा बात लिख दिया हूँ। बोल्ट आर जनरली डिजाइन based on the direct tensile stress because the primary load on the bolt is axial tensile force produced due to the tightening। ये बात आपको याद रखना था, हमारा काम हो जाएगा। तो मेन बात इतनी याद रखो बोल्ट के बारे में, एंड नथिंग इज गोइंग टू आस्क बियॉन्ड दैट। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है which stress factor define the direct deformation effect and the change in coil curvature in the spring। ऑप्शन है आपके पास लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, स्प्रिंग लोड इंडेक्स, शियर रेशियो एंड वाल्स फैक्टर। क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर दैट, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, which stress factor define the direct deformation effect and the change in coil curvature in the spring। देखो जब मैं स्प्रिंग की बात करता हूं तो यहाँ पे बेसिकली जो आंसर हो जाएगा वाल फैक्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हमारा वाल फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, स्प्रिंग लोड इंडेक्स, शियर, दैट ऑल आर इररिलेवेंट, यहाँ पे आएगा वाल फैक्टर्स। अब वाल फैक्टर क्या होता है, देखो होता क्या है, जब मैं बात करता हूँ हेलिकल स्प्रिंग, एक्चुअल स्ट्रेस इज हायर देन द सिंपल टोर्सनल स्ट्रेस। जब हम डिजाइन करते हैं तो हम लोग टोर्सन के आधार पर डिजाइन तो कर देते हैं, लेकिन होता क्या वहां पे जो एक्चुअल स्ट्रेस है ये उससे कहीं ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है एक्चुअल स्ट्रेस सर, बिकॉज ऑफ दो चीज, एक होता है डायरेक्ट शियर लोड ड्यू टू द एक्सियल लोड और चेंज इन कर्वेचर ऑफ द स्प्रिंग वायर। इस दोनों के कारण जो स्ट्रेस होता है जब हम टोर्सनल के अनुसार डिजाइन करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। जैसे जब हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की बात करते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या है, रियलिटी में जो एक्चुअल में जब हम स्ट्रेस निकालते हैं फोर्स अपॉन एरिया करके, जो थ्योरेटिकल स्ट्रेस है, बट एक्चुअली में वहां पे स्ट्रेस कम या ज्यादा होता है। स्पेशली अगर कहीं पे सडन प्रोफाइल चेंज हो जाएगा तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा। तो आपने निकाला फोर्स अपॉन एरिया से, मान लो 50 मेगा पास्कल आ रहा है या 40 कुछ भी आ रहा है, तो आपने माना कि यही है, बट ये थ्योरेटिकल है। क्योंकि वहां पे प्रोफाइल चेंज हुआ था तो एक्चुअली में वहां पे 80 होगा जो स्ट्रेस की बात करते हो। देखिए फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके। उसी तरीका से वाल्स फैक्टर एक फैक्टर है जिसमें आपको एक्चुअल लोड की पता चलेगा और उसके अनुसार इसको हम डिजाइनिंग करते हैं। सो सिंपली वी कैन से, देखो इन हेलिकल स्प्रिंग द एक्चुअल स्ट्रेस इज हायर देन द सिंपल टोर्सनल शियर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ टू एडिशन इफेक्ट, वन इज डायरेक्ट शियर ड्यू टू द एक्सियल लोड एंड चेंज इन कर्वेचर ऑफ द स्प्रिंग वायर, and Wahl's factor is a stress concentration factor that account for both direct shear deformation and the changing coil curvature giving maximum shear stress। इसीलिए हम ये बात करते हैं। अब वाल्स फैक्टर की वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वैल्यू भी याद रख सकते हो, 4c-1 अपॉन 4c-4, ठीक है, 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन सी। यहाँ पे सी हमारा स्प्रिंग इंडेक्स है, सी जो होता है ये भी याद रखोगे, स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्प्रिंग इंडेक्स होता है डी अपॉन डी। यहाँ पे डी है मीन कॉइल डायमीटर और स्मॉल डी जो है डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर हो जाता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो डी जो होता है ना यहां से यहां तक का हो जाएगा, और स्मॉल डी इसका देख तो हर का अपना अपना कुछ कर्वेचर है, तो इसका जो हो जाएगा स्मॉल डी होता है। तो याद रखोगे स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है एग्जाम में। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सिंपली पिवोटेड typically positioned to support axial thrust on a rotating shaft, क्या होता है, at the end of the shaft, at the bottom of the shaft, inside the gearbox, at the edge of the shaft। क्या हो जाएगा इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स, where is the simple pivoted typically positioned to support axial thrust, कौन सा thrust, axial thrust।
तो एक्सियल थ्रस्ट कहाँ लगता है? देखो इस टाइप से जब हम बियरिंग की आपको बात करेंगे, है ना, और ये किसकी बात करें, पिवोटेड का, तो कुछ इस टाइप से होगा और ये शाफ्ट होगा, रोटेट करेगा और लोड जो है ना यहाँ पे लगेगा। तो लोड कहाँ लगता है? एट द एंड ऑफ द शाफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शाफ्ट से लिया गया था। इनफैक्ट हम बियरिंग में भी उसकी बात करते हैं, सिंपल जो पिवोटेड बियरिंग की बात करते हैं वहां से लिया गया। तो पूछ रहे लोड कहाँ पे लगता है, तो लोड जो है सिंपली एंड ऑफ द शाफ्ट पे लगता है। उसी को अगर मैं यहाँ पे पिवोटेड नहीं करके अगर मैं कुछ इस टाइप से छोड़ दूं ऐसे करके और यहाँ पे मैं अगर कर दूं, तो इसी का नाम हो जाता है फुट स्टेप बियरिंग। उसी का क्या नाम हो जाता है? दैट इज नॉन फुट स्टेप बियरिंग। तो आगे क्वेश्चन फुट स्टेप बियरिंग पे भी आता है। यहाँ पे भी लोड जो होगा डब्ल्यू लगेगा, बट यहाँ पे थोड़ा पिवोटेड होता है, इस एंगल में हो जाता है कोनिकल टाइप और इसमें आपका फ्लैट होता है। तो थोड़ा ये डिफरेंसेस याद रखोगे। इवन मैं आपके लिए बना के भी दे दी हूँ, यहाँ देख सकते हो आप लोग, शाफ्ट है, यहाँ पे लोड लग रहा है हमारे पास, फ्लैट पिवोटेड है, यहाँ पे कोनिकल पिवोटेड बियरिंग है और ये हमारे पास ट्रायंगुलेट पिवोटेड बियरिंग है, थोड़ा सा कुछ एंगल पे होगा, कुछ इस टाइप से अलग अलग यूज होता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिख दी हूँ, सिंपल पिवोटेड यूज टू सपोर्ट द एक्सियल थ्रस्ट इन अ रोटेटिंग शाफ्ट। टू इफेक्टिवली रेसिस्ट दिस एक्सियल लोड द पिवोटेड इज टिपिकली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द शाफ्ट। तो एंड ऑफ द शाफ्ट पे इसको हमको करना है। और ये जैसे मैंने आपको बोला, ये मैं पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो हर एक केस में। अच्छा, कभी पूछेगा ये लोड कौन सा होता है? एक्चुअली में ये लोड जो है ना, डब्ल्यू आप देख रहे हो, ये लोड जो होता है बेसिकली इंजन का होता है। दैट ऑल थिंग लोड इज द लोड ऑफ द इंजन। और इसी में हम फुट स्टेप बियरिंग की भी बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हाई स्पीड एप्लीकेशन व्हिच ड्राइव सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर 2025 का जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक सितंबर में जो एग्जाम और मार्च में हुआ था, 1 सितंबर 1 मार्च, ये क्वेश्चन मार्च में पूछा गया था। इन हाई स्पीड एप्लीकेशन व्हिच ड्राइव सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल टेंशन? बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव एंड चेन ड्राइव। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी लड़का ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकता है, बोलेगा चेन ड्राइव और गियर ड्राइव में हम क्या ही बात करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, आंसर होगा या तो बेल्ट ड्राइव या नहीं तो रोप ड्राइव। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली तब ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है जब ये हाई स्पीड पे रोटेशन की बात करते हो। तो यहाँ पे रोप ड्राइव जो होता है ना, mv स्क्वायर होता है ना, तो मास, तो रोप का मास थोड़ा कम होता है। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन रोप में भी दिखेगा, बट ज्यादा कहां दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोस्ट अफेक्टेड, तो हो जाएगा बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव कैसा होता है आप जानते ही हो, कुछ हमारे पास मान लो इस टाइप से है ना, तो यहाँ पे अगर ये रोटेट करेगा तो ये जो वायर है ना आपका, ये जो आप देख रहे हो, ये बेल्ट, बेल्ट पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, और जब ये फोर्स आउटवर्ड लगेगा तो यहाँ पे स्लिपिंग का चांस हो जाएगा, और स्लिपिंग का जब चांस होगा तो फिर आपका पावर लॉस हो जाएगा। स्लिपिंग का क्या मतलब, ये तो आपका रोटेट कर जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो बेल्ट है उस वेलोसिटी से रोटेट नहीं कर पाएगा जिस वेलोसिटी से आपका ये अपना जो पुल्ली है वो रोटेट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखोगे, द करेक्ट आंसर इज बेल्ट ड्राइव। सपोज इन द सेम ऑप्शन इफ बेल्ट ड्राइव इज नॉट इन द ऑप्शन, अगर बेल्ट ड्राइव यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तब हम आंसर लगा देते रोप ड्राइव। रोप में चूंकि थोड़ा वेट कम होता है, मास कम होता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू चूज हियर बेल्ट ड्राइव। अदरवाइज रोप भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में आप देख सकते हो लिखा मोस्ट अफेक्टेड, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द बेल्ट ड्राइव। और ये डायग्राम मैं आपके लिए दिखा दी हूं, आपने देखा भी होगा ये सारी चीजें, ये आपने देखा भी होगा, कुछ इस टाइप से है, एक टाइट साइड होता है, दूसरा स्लैक साइड होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ टाइट साइड हम किसको कंसीडर करते हैं और स्लैक साइड किसको कंसीडर करते हैं, ये आप मुझे बताओ। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें, तो याद रखोगे। चलो दैट वाज द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है which type of bearing is commonly used to support the axial thrust of a rotating shaft। axial thrust की बात कर रहा है रोटेटिंग शाफ्ट पे, कॉलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, निडल बियरिंग और रोलर बियरिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्त, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट, टेल मी फास्ट, आई एम जस्ट कमिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ फटाफट। चलो, तो which of the bearing commonly used to support the axial thrust of a rotating shaft, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलर, है ना, क्या हो जाएगा कॉलर बियरिंग। कॉलर बियरिंग कैसा होता है दोस्त,
तो ये कुछ यहाँ पे डायग्राम मैंने दिया, कुछ इस टाइप से होगा। ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक ये यूज कर लेंगे, कॉलर होगा यहाँ पे सिंपल, एक ये इस टाइप से कॉलर होगा। जैसे मान लो यही है ना, यही है, मान लो अगर ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर यहाँ पे लोड लगेगा तो ये शाफ्ट अंदर चला जाएगा, बट शाफ्ट का मेन काम था रोटेट करना ना, इसका मेन काम क्या है, रोटेट करना, पावर ट्रांसमिट करना। बट अगर कोई एक्सियल लोड लगेगा तो ये अंदर जा सकता है, तो हम क्या करेंगे ना, इस शाफ्ट के ऊपर एक कॉलर लगा देंगे, यहाँ पे एक कॉलर लगा देंगे। मान लो कुछ हम इस टाइप का एक कॉलर लगा देते हैं, अगर सपोज करो, अब चलो ये मान लो कुछ इस टाइप का हम यहाँ पे कॉलर लगा देते हैं ऐसा। अब क्या लगता है, ये अंदर जाने देगा, जाने देगा, बोलो। अब लोड लगेगा तो ये कॉलर इसके साथ अटैच्ड है, ये इसको अंदर नहीं जाने देगा, अंदर नहीं जाने देगा, तो यही कहलाता है कॉलर। हालांकि ये सर्कुलर होगा, मैं तो रैंडमली फाड़ लिया हूं, ये सर्कुलर आपको दिखेगा, डिपेंड करता है कैसा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, हमारे पास कॉलर बियरिंग हो जाएगा। और ये कॉलर मल्टीपल कॉलर हो सकता है, सिंगल कॉलर हो सकता है, मल्टीपल कॉलर हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे लोड कितना लग रहा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which voltage joint connecting the applied load is not aligned with the axis of the volt or the center of the joint? इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक, एक्सियली लोडेड, कोएक्सियल या इसेंट्रिक? What this is called my dear friends? है ना, क्या बोल रहा है, when voltage joint connecting the applied। देखो अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, सपोज करो यहाँ पे बोल्ट है ना, मान लो यहाँ पे बोल्ट है, तो अगर लोड यहां से पास किया, एक यहाँ पे अगर यहां से किया, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ये सेंटर से हमारा पास हो रहा है। लेकिन सपोज करो हमारे पास एक ये बोल्ट है, या मतलब सिस्टम है जहां पे हमने वोल्टेज किया है, और लोड जो है ना बाबू, लोड यहाँ पे लग रहा है, तो नहीं लगता ये सेंटर है, सेंटर से कुछ दूरी पे लगता है, और जब सेंटर से कुछ दूरी लगता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिक। सो ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन में था, व्हिच बोल्ट जॉइंट कनेक्टिंग टू द अप्लाइड लोड इज नॉट अलाइंड विद द एक्सिस ऑफ बोल्ट, दिस टाइप इज कॉल्ड इसेंट्रिक लोडेड वोल्टेज जॉइंट, या अगर ये रिवीट होगा देन इट विल बी कॉल्ड इसेंट्रिक लोडेड रिवीटेड जॉइंट। तो यहाँ पे चूंकि ये बोल्ट है तो जाएगा इसेंट्रिक लोडेड वोल्टेज जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ये भी आपका, तो आप देखो ना किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते अगर आपको पता हो, आपने अगर सिलेबस के थ्रू गए हो, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो मुझे नहीं लगता यू विल फाइंड अ डिफिकल्टीज इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो मैं आपके लिए पूरा डायग्राम बना के दे दिया हूँ, ये तो सेंटर से पास कर रहा है, बट जब आप यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली ये सेंटर से क्या हो रहा है, दूर से पास हो रहा है, और ये कुछ इसका इसेंट्रिसिटी है जिसको हम ई या डी बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। और यहाँ पे आपको शेयर फोर्स भी डेवलप होगा, राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर फोर्स की बात करते हो ना, विल गेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी शेयर फोर्स। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं बात कर रहा था, फुट स्टेप बियरिंग इज आल्सो नोन एज, दैट इज द अगेन क्वेश्चन ऑफ योर पीवाईक्यू, ये भी पीवाईक्यू ही है, आई थिंक ये सितंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। फुट स्टेप बियरिंग इज आल्सो नोन एज एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, एक्सियल लोड बियरिंग, बॉल बियरिंग और फ्लैट पिवोटेड बियरिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुट स्टेप। सुनो बियरिंग क्या होता है, सबसे पहली बात बच्चे कंफ्यूज करता है बियरिंग, बाद में आएगा फुट स्टेप। देखो बियरिंग सिंपल आप बोलोगे, एक ऐसा मशीन एलिमेंट है ना जो मोशन को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, खुद को रेस्ट में रखते हुए। जैसे ये मेरा हाथ है और इसके ऊपर ये मान लो हमारा पेन है, और ये पेन हमारे हाथ के ऊपर जा रहा है, अगर मेरा हाथ नहीं होता तो पेन नीचे गिर जाता, तो मेरा हाथ जो है इस पेन को, मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना, तो मेरा हाथ जो है ना इस पेन के लिए बियरिंग कहलाएगा बाबू। या मशीन में हम मशीन की बात करते हैं, यहाँ पे हम हाथ की बात करते हैं। तो सिंपल बियरिंग का मतलब होता है वो मशीन एलिमेंट जो खुद को रेस्ट में रखते हुए दूसरे पार्ट के मोशन को सपोर्ट करता है, उसको हम बियरिंग बोलते हैं। ठीक है सर, ये मेरे को समझ में आ गया सर बियरिंग। अब ये फुट स्टेप क्या है सर, फुट स्टेप क्या है, जैसे मान लो ये शाफ्ट था भाई साहब, क्या था हमारा शाफ्ट, अभी शाफ्ट का काम क्या था, रोटेट करना, शाफ्ट का काम है रोटेट करना, और रोटेट होकर पावर को ट्रांसमिट करना। अब अगर मान लो यहाँ पे हम कोई सपोर्ट ना दें तो होगा क्या, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, तो इस लोड के कारण ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सपोर्ट देंगे, और ये सपोर्ट क्या करेगा, इसको नीचे तो नहीं आने देगा लेकिन रोटेशन अलाउ करेगा, तो उसी को हम बियरिंग बोल देंगे। और इस टाइप का जो बियरिंग होता है उसको हम लोग फुट स्टेप बियरिंग बोलते हैं। और ये पिवोटेड है, ये होता है फ्लैट पिवोटेड बियरिंग। सो फुट स्टेप बियरिंग इज आल्सो फ्लैट पिवोटेड बियरिंग, ये जो है फ्लैट है और पिवोटेड है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर।
तो इसी तरीके से आप देखो, क्या क्वेश्चन टफ है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर हम बियरिंग छोड़ के गए होंगे तो हमसे कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे दिक्कत में आएंगे। आसान क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बोलता हूँ होल सिलेबस को अगर आप एक बार अच्छा से कर रहे हो, जो मैं सिलेबस दे रहा हूँ, तो यहाँ से बहुत आसान सा एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कोई बहुत टफ नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हम देख सकते हैं बेसिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपके लिए यहाँ पे मैं पूरा आपके लिए ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखो पूरी तरीके से मैं दे दिया हूँ। यहाँ पे देखते हो फ्लैट है, तो फ्लैट पिवोटेड बियरिंग कहलाता है, जिसको हम फुट स्टेप बियरिंग भी बोलते हैं। फिर से सर ये लोड कौन सा है? सर यहाँ पे जो लोड लगेगा, ये लोड कौन सा लोड होता है? एक्चुअली जो फुट स्टेप बियरिंग होता है, ये लोड आपका बेसिकली इंजन का लोड होता है दोस्त। किसका लोड होता है? इंजन का लोड होता है। तो कभी अगर ऐसा इंटरव्यू में पूछे तो आप बता सकते हो दैट लोड इज व्हाट? लोड ऑफ द इंजन। तो ये है हमारे पास पिवोटेड बियरिंग। मैं सारी बातें आपको लिख दिया हूं इसके बारे में। आप आई विल शेयर दैट पीडीएफ। चलो, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेंशन अप्लाइड टू अ बेल्ट बिफोर इट ट्रांसमिट एनी पावर इज नोन एज। ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेड लोड, इनिशियल टेंशन, न्यूट्रल टेंशन और स्लिप टेंशन। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? क्या हो जाएगा आंसर बताओ? हाँ, टेंशन अप्लाइड टू अ बेल्ट बिफोर इट ट्रांसमिट एनी पावर। देखो एक तुम्हारे पास ये है और सपोज करो ये हमारा बेल्ट ड्राइव है, ठीक है? बेल्ट ड्राइव है, ये बोल रहा है टेंशन बिफोर इट ट्रांसमिट एनी पावर। अगर सपोज करो ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ये ड्रिवन है, तो यहां से पावर ड्रिवन के पास जाएगा। ये ड्राइवर है और ये हमारा मान लो ड्रिवन है, तो पावर यहां से यहां जाएगा। लेकिन पावर कब जाएगा? जब ये रोटेट करेगा सर, तब पावर ट्रांसमिट होगा। बट ये कब का बात कर रहा है? बिफोर ट्रांसमिट एनी पावर, मतलब जब ये रुका हुआ है, अभी कोई पावर ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, कुछ स्लिपिंग नहीं हो रहा है, उस टाइम भी तो इसमें कुछ टेंशन होगा। उस टाइम जो टेंशन होता है बाबू, दैट इज कॉल्ड इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन बेसिकली तब का होता है जब मैं रोप एंड मतलब बेल्ट एंड पुल्ली को जब मैं अरेंज करता हूं, उस दौरान जो टेंशन होता है, दैट टेंशन इज नोन एज इनिशियल टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनिशियल टेंशन इज द राइट आंसर। मैं आपको यहाँ पे लिख भी दिया हूं। देखो इनिशियल टेंशन इज द टेंशन गिवन टू द बेल्ट व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट बिफोर एनी पावर ट्रांसमिट बिगन। इट इंश्योर प्रॉपर ग्रिप। क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर प्रॉपर ग्रिप बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली एंड प्रिवेंट स्लिपिंग एट द स्टार्टअप। स्लिपिंग को ये प्रिवेंट करने का काम करता है। कभी आपसे पूछे कि इनिशियल टेंशन का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा याद रखना इनिशियल टेंशन का जो वैल्यू होगा वो T1 प्लस T2 अपॉन 2 होगा, जब मैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। T1 है टेंशन, T2 है स्लैक, ठीक है? यहाँ पे देखते हो टाइट साइड और स्लैक साइड, ये हम तब की बात करते हैं जब हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे हमारा पुल्ली रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर पुल्ली बहुत जोर से रोटेट करने लगेगा बाबू, तो यहाँ पे हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी करना। ये होगा एट लो स्पीड। कहां पे होगा? एट लो स्पीड, है ना? लेकिन जब हाइयर स्पीड की बात करूंगा, तब जो इनिशियल टेंशन हो जाएगा, हम इसे याद रखोगे T1 प्लस T2 प्लस 2TC अपॉन 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन कहां से आता है? हम जब क्लासरूम में आएंगे तो पूरा डिटेल में हम इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन कहां से आया है। फिलहाल आप रिजल्ट याद रख लो। जब लो स्पीड पे होगा तो इनिशियल टेंशन होगा T1 प्लस T2 अपॉन 2, लेकिन जब ये हाई आरपीएम पे रोटेट कर रहा होगा, ये हम जब बात कर रहे हैं हाई स्पीड पे, तब इनिशियल टेंशन का वैल्यू ये हो जाएगा। हालांकि होगा थोड़ा यहाँ भी, बट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लो स्पीड में हम निगलेक्ट कर देते हैं, वैल्यू कम होता है, इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। चलो तो ठीक है, ये पूरा पीडीएफ जैसे मैं बता रहा हूं आपको शेयर कर दूंगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, कॉटर ज्वाइंट इज आल्सो नोन एज रिवेटेड ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, सॉकेट एंड स्पाइगट ज्वाइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट? व्हाट विल बी आंसर? देखो कॉटर ज्वाइंट, सर रिवेटेड ज्वाइंट तो होगा नहीं सर। नकल ज्वाइंट अलग ज्वाइंट है, साइकिल के चेन में नकल ज्वाइंट होता है। साइकिल का चेन देखियो, कई बार क्वेश्चन आया तो उसमें नकल ज्वाइंट होता है। वेल्डेड ज्वाइंट नहीं होगा। कॉटर ज्वाइंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉकेट एंड स्पाइगट ज्वाइंट। बोलोगे सर कॉटर ज्वाइंट दिखता कैसे है, कैसा होता है कॉटर ज्वाइंट? तो मैं आपके लिए एक डायग्राम भी लाया हूं, ये देख लो। ये इस टाइप का ज्वाइंट कॉटर ज्वाइंट होता है। देखो इस दोनों को हमको कनेक्ट करना था, बीच में ये डाल दिए, देख रहे हो एक होल है बीचों बीच, इसको मैं डाल दिया हूं, तो वही जो है ना, वही आपका क्या कहलाता है? हमारा कॉटर कहलाता है। इसीलिए इस टाइप का जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग कॉटर ज्वाइंट बोलते हैं। देख रहे हो ये बीच में आ जाएगा, है ना, और इस दोनों को ज्वाइन कर देगा, तो कॉटर ज्वाइंट कहते हैं हम लोग। तो याद रखना कॉटर ज्वाइंट है ना, इसी का एक टाइप होता है बाबू। दिस इज कॉल्ड इज व्हाट? इसी को हम लोग बोलते हैं
सॉकेट एंड एस्पाइगट ज्वाइंट, तो कॉटर में सॉकेट एंड एस्पाइगट ज्वाइंट भी उसको बोलते हैं। नकल ज्वाइंट जैसे मैंने बताया साइकिल के चेन में भी होता है, साथ ही साथ ट्रेन या अपने ट्रैक्टर का जो होता है बॉडी और जो पार्ट होता है जिससे आप कनेक्ट करते हो। ट्रैक्टर में देखिए इंजन होता है और एगो आपका ट्रॉली होता है, तो इंजन और ट्रॉली जो कनेक्ट करते हो दैट इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नकल ज्वाइंट। ट्रेन में भी देखा होगा डिफरेंट बोगी को जो कनेक्ट करते हो दैट इज आल्सो कॉल्ड इज व्हाट, नकल ज्वाइंट। तो नकल ज्वाइंट पे भी क्वेश्चन है, आई विल सी दैट। तो ये देखो मैं आपके लिए पूरा लिख दिया हूं, है ना। कॉटर ज्वाइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू, एक बात और याद रखो, कॉटर ज्वाइंट के बारे में एक बात और याद रखो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आ रहा था, तो कॉटर ज्वाइंट है ना टू कोएक्सियल रॉड को ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर रॉड कोएक्सियल नहीं है तो कॉटर ज्वाइंट हमारा कोई काम का नहीं है। यहां देखो कॉटर ज्वाइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू कोएक्सियल रॉड सब्जेक्टेड टू एक्सियल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। चाहे लोड टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉटर ज्वाइंट कौन कौन लोड को ले सकता है। तो भाई साहब हमारा जो कॉटर ज्वाइंट है ना ये टेंसाइल को भी झेल सकता है और हमारा कंप्रेसिव को भी झेल सकता है। लेकिन जैसे आपने प्रीवियसली पहला क्वेश्चन में कराया था, बोल्ट जो होता है हमेशा टेंसाइल लोड के अनुसार डिजाइन किया जाता है। कॉटर जो होता है कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों को ले सकता है, उसके अनुसार डिजाइन करते हैं। अगर आप बात करो नकल ज्वाइंट, चलो यहां बात हो रहा है तो बात हो ही जाए। नकल ज्वाइंट बताओ कौन सा लोड लेगा, नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट बताओ, रेलवे का जो हमारे पास बोगी कनेक्ट करते हो नकल ज्वाइंट होता है, कौन सा होगा, ओनली टेंशन होगा बाबा। की बात करेंगे वहां पे शेयर भी होगा। तो ये चीजें आपको सारा चीज दिमाग में रखना पड़ेगा और इजिली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन अगेन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ बोल्टेड जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग, कौन सा लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक मतलब समझते हो ना, सेंटर से दूर लगना। कोई भी चीज का चीजें जो सेंटर से दूर लगता है ना तब इसको इसेंट्रिक बोल देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था ना कि बाबू ये मान लो हमारे पास यहाँ पे बोल्ट है या रिविट है और लोड यहाँ नहीं लग के रोड जो है ना, लोड कुछ यहाँ पे लग रहा है ना, कुछ यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर से कुछ इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है ना, तो उसको हम इसेंट्रिसिटी लोड या इसेंट्रिक बोलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ बोल्टेड जॉइंट इज सब्जेक्ट टू इसेंट्रिक लोडिंग व्हिच स्ट्रेस इज प्राइमरली इंड्यूस इन द बोल्ट इन एडिशन टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को छोड़ के मैं बताया भी था जब कभी भी हम इसेंट्रिक लोड की बात करेंगे तो वहां पे शियर स्ट्रेस आएगा ही आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी रिपीटेड जॉइंट में हम उसकी बात करते हैं, दो शियर होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो बोल रहा है शियर स्ट्रेस को छोड़ के और कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ऑप्शन ए है इंपैक्ट। इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट क्या होता है जब कम लोड कम टाइम में के लिए जब लोड लगता है बहुत कम टाइम में तब इसको आप इंपैक्ट बोलते हो, ये नहीं होगा। आप लोग को जो स्टडी है इंपैक्टफुल ही करना पड़ेगा, टाइम कम है अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। बियरिंग स्ट्रेस नहीं, टोर्सनल स्ट्रेस नहीं, यहां पे एक स्ट्रेस हो जाएगा दैट विल बी द बेंडिंग स्ट्रेस। तो बोल्ट में अगर कभी भी इसेंट्रिक होता है, बोल्ट हो या रिवीट हो, उसमें हमेशा जो लोड होता है ना वो इसेंट्रिक लोड हो। इसेंट्रिक लोड में शियर स्ट्रेस के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस भी वहां पे डेवलप होता है। तो ये बात हमेशा याद रखोगे, कभी भी जब हम बोल्ट हो या रिवीट हो इसेंट्रिक लोड रेट की मैं बात कर रहा हूं तो शियर स्ट्रेस के साथ साथ यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी दिखेगा। आप मुझे कमेंट करो बेंडिंग और टोर्सन स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, फटाफट आप कमेंट करके मुझे बताओ। अगला सेशन हमारा सोम पे भी है तब वहां पे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं सारी चीजें लिख दिया हूँ दोस्त, है ना, सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। When voltage joint subject to eccentric loading, load does not pass to the center of the bolt group, the bolt experience shear stress और साथ ही साथ in addition to that it create bending moment also and because of that you will get the bending stress। तो पूरी चीज क्लियर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू का है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक इज वन इन व्हिच, कुछ ऑप्शन है, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प इन अप्लाई द ब्रेकिंग फोर्स, the brake operate without friction, an external force is required to apply the brake, no external force is needed। देखो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता है ना तब इसको हम सेल्फ लॉक बोल देते हैं। सेल्फ लॉक होना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो पता चला आप गाड़ी पे हो, बाइक पे जा रहे हो, आपके साथ कोई बैठा है या बैठी है, आपका गाड़ी सेल्फ लॉक हो गया, समझ सकते हो 100 की स्पीड पे हम जा रहे थे बाइक से, आगे पीछे कोई बैठा था या बैठी थी और अचानक गाड़ी सेल्फ लॉक हो गया। सेल्फ लॉक में कोई आपको एक्सटर्नल लोड देने की जरूरत नहीं है, बवाल हो जाएगा। तो सेल्फ लॉक ब्रेक को हम प्रेफर नहीं करते हैं, एक आध बार यूज करते हैं, स्पेशली जब डिगिंग करते हो, क्रेन है ना, जैसे मिट्टी खोदना होता है क्रेन से, तो आप हम चाहते हैं कि सेल्फ लॉक हो जाए, अदरवाइज गाड़ी में नहीं। तो जब कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगता है ना उस टाइप का अगर ब्रेक लगता है तो उसको हम बोलते हैं
सेल्फ लॉक ब्रेक। तो ये जो हो गया ये सेल्फ लॉक का हो गया पहली बात। रिक्वायर्ड टू अप्लाई द ब्रेक, एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई द ब्रेक, ठीक है। अब देखो सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक क्या होता है, वैसा ब्रेक जहां पे मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमें ब्रेक लगाने में सपोर्ट करता है। सपोज करो मैं बता रहा हूं, अगर हमको ब्रेक के लिए 15 न्यूटन मीटर की रिक्वायरमेंट है, 15 न्यूटन मीटर, तो पता चला 30 न्यूटन मीटर हम लगाएंगे और 20 न्यूटन मीटर जो है ना हमारा, वो कौन दे देगा, फ्रिक्शन दे देगा। इस टाइप का जो ब्रेक होता है उसको हम लोग सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है अगर ब्रेक लगाने में हमें सपोर्ट करता है तो इस टाइप के ब्रेक को हम लोग सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। मैं ये लास्ट ईयर ही पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन है द फ्रिक्शन फोर्स हेल्प टू अप्लाई द ब्रेकिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। एक बात और बता दूं, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक ही एक टाइम के बाद अगर आपने प्रॉपर डिजाइन नहीं किया तो ये सेल्फ लॉक भी हो जाता है। तो जो सेल्फ लॉक है ये कभी न कभी सेल्फ एनर्जाइजिंग रहा होगा। जैसे जो एक टीचर है कभी न कभी विद्यार्थी रहा होगा, उसी तरीका से अगर कोई एक ब्रेक सेल्फ लॉक है तो इसका प्रीवियस स्टेज था सेल्फ एनर्जाइजिंग। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन टू अवॉइड द सेल्फ लॉकिंग, उस पर भी क्वेश्चन आता है बाबू। बुक में हम ये क्वेश्चन दे दिए हैं तो बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपका आ चुका था। ओके तो ये सारी चीजें सेल्फ एनर्जाइजिंग के बारे में लिख दिया हूं, आई विल शेयर ऑल दैट, जो मैं बोला था सारा चीज लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज अ मल्टीप्लेट क्लच ट्रांसमिट मोर टॉर्क देन अ सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच के कारण से जो हमारा मल्टीप्लेट क्लच होता है वो ज्यादा टॉर्क को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, क्यों? ये कुछ ऑप्शन है आपके पास, आप मुझे बताओ फटाफट। क्लियर है? क्या हो जाएगा आंसर बताओ, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? देखो मल्टीप्लेट क्लच ट्रांसमिट मोर टॉर्क देन सिंगल प्लेट क्लच, क्योंकि आपको पावर में पता होगा होता है ना, ये एन डब्ल्यू म्यू आर इफेक्टिव लिखते हो, एन डब्ल्यू म्यू आर इफेक्टिव लिखते हो है ना। तो अगर हम मल्टीपल कलेक्ट करेंगे तो पावर जो हमारा या टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इट हैज अ लार्जर डायमीटर, नो इट हैज अ स्मॉलर प्रेशर प्लेट, इट हैज अ लेस कॉन्टैक्ट एरिया, इट हैज अ मोर फ्रिक्शन सरफेस। तो ज्यादा करने से फ्रिक्शन सरफेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, बाइक में जो है ना कौन सा प्लेट क्लच यूज होता है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ ट्रक में कौन सा प्लेट क्लच यूज होता है, सिंगल या मल्टी, और बाइक में भी बताओ सिंगल या मल्टी। आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि बाइक में कौन सा यूज होता है, ट्रक या हैवी व्हीकल्स में कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। तो फिलहाल एन के बढ़ने से फ्रिक्शन सरफेस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे है ना, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। मोर फ्रिक्शन सरफेस तो कम होगा और ज्यादा पावर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो डी फॉर दिल्ली जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये भी क्वेश्चन है, स्लिप एंड क्रिप आर रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ वी बेल्ट ड्राइव सिस्टम ओनली, ऑल टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव सिस्टम, गियर ड्राइव, फ्लैट बेल्ट ड्राइव सिस्टम ओनली। देखो स्लिप एंड क्रिप की जब मैं बात करता हूं, रोप एंड बेल्ट ड्राइव की जो हम बात करते हैं वहीं पे दिखेगा, ये बोल रहा है वी बेल्ट ड्राइव सिस्टम ओनली। ओनली के कारण ये बात वी बेल्ट ड्राइव में भी होगा, बट सिर्फ वी बेल्ट ड्राइव में होगा, ये बात गलत है। वी बेल्ट ड्राइव में होगा लेकिन सिर्फ वही होगा, ये बात गलत है। इसी तरीका से ऑप्शन डी देखोगे, फ्लैट बेल्ट ड्राइव सिस्टम ओनली, फ्लैट बेल्ट ड्राइव में होगा लेकिन सिर्फ फ्लैट बेल्ट ड्राइव में नहीं होगा, और जगह भी होगा, तो ये बात भी गलत हो गया। गियर ड्राइव सिस्टम नहीं, स्लिप और क्रिप आपको गियर में नहीं दिखता है, ये कभी नहीं दिखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव एंड द सिस्टम। तो स्लिप और क्रिपिंग जो होता है बेसिकली आपको हर टाइप का बेल्ट ड्राइव में देखने को मिलेगा। स्लिप क्रिप क्यों आता है, बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैं ये क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा भी, जैसे मान लो ये रोप एंड बेल्ट ड्राइव है, ठीक है ना। अब आप जानते हो ये ड्राइवर है, तो ये साइड क्या होगा, टेंशन साइड, और ये क्या होगा, स्लैक होगा। तो टेंशन खींचेगा और स्लैक छोड़ेगा, मतलब किसी चीज को खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, तो उससे बार बार खींचने छोड़ने से
अनइवन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो फिनोमेना होता है, जो प्रॉब्लम आता है, वही आपका क्रीप कहलाता है। और क्रीप से अनइवन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। स्लिप क्या हो जाएगा? तो हाई स्पीड में जब ये रोटेट करेगा और ड्राइवर और ड्रिवन के बीच, ड्राइवर और रोप के बीच में, ड्राइवर और रोप या ड्राइवर और पुल्ली या ड्राइवर और क्या बोल सकते हो बेल्ट के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन हो जाएगा तो हमारा ये स्लिप कहलाता है। आप लोग भी देखते हो ना, जब आप जाते हो केला के छिलका पे, अगर आपका पैर पड़ जाता है तो बोलते हो ना हम स्लिप कर गए। क्यों स्लिप कर गए? क्योंकि केला का जो छिलका पे था और मेरा पैर, इसके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो गया, इसलिए आप स्लिप करते हो। स्लिप का मतलब है, स्लिप कभी भी बोलो तो मतलब सर ड्राइवर रोटेट कर गया लेकिन बेल्ट रोटेट नहीं किया, उसके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो गया। रिलेटिव मोशन कब नहीं होगा? जब दोनों बेल्ट भी और हमारा ड्राइवर भी दोनों साथ में रोटेट करेगा तो कोई भी स्लिपिंग नहीं होगा। लेकिन पता चला हमारा ये घूम रहा है लेकिन बेल्ट उस रेशियो, उस रेट से नहीं घूम रहा है जिस रेट से हमारा ड्राइवर घूम रहा है, तो आप बोलोगे स्लिपिंग हो गया हमारा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें मैं आपको लिख दिया हूं, जो भी मैं भी आपको बताया था, एवरीथिंग इज रिटन देयर। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेन व्हेन द डायमीटर ऑफ द शैंक ऑफ अ बोल्ट इज मेड स्मॉलर देन कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड एंड सम ऑप्शन यू हैव द बोल्ट बिकम हेवियर एंड लेस एफिशिएंट, the bolt become weaker and more likely to fail, the shank absorb more energy making the bolt stronger and the better at absorbing shock, and the thread bears most of the load and the shank is unaffected। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्त? वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट? एनीबॉडी? कोई बता सकते हो इसका आंसर? मुझे नहीं लगता कितना भी टफ है कि कोई ना बता सके। ये भी क्वेश्चन जब लास्ट ईयर की बैच मतलब बात करो, हमने क्लास में यूजुअली मैं बताया करता हूं, यूजुअली मैं इसको बताया करता हूं। व्हाट हैपेन व्हेन द डायमीटर ऑफ द शैंक ऑफ बोल्ट इज स्मॉलर देन द कोर डायमीटर। अब देखो कोर क्या, देखो जब हम बोल्ट की बात करेंगे ना बाबू, तो कुछ ये इस टाइप से होगा, थोड़ा आप मानते हो बात, हाँ? थ्रेडेड पार्ट होगा, अनथ्रेडेड पार्ट होगा, ये जो है ना तुम्हारा इस पे थ्रेडिंग होगा, कुछ इस टाइप से थ्रेडेड होगा जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अनथ्रेडेड वाला पार्ट है, थोड़ा डायग्राम पे जो अनथ्रेडेड वाला पार्ट है उसको हम लोग शैंक बोलते हैं, ठीक है। और कोर डाया और शैंक डाया होता है इस टाइप से। सो व्हाट हैपेन व्हेन द डायमीटर ऑफ द शैंक बोल्ट इज मेड स्मॉलर देन द कोर डाया ऑफ द थ्रेड। इसको हम ना ड्रिलिंग करके ये बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा द शैंक एब्जॉर्ब मोर एनर्जी मेकिंग द बोल्ट स्ट्रॉन्गर एंड बेटर एट एब्जॉर्बिंग शॉक। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो सी फॉर चेन्नई जो है बिल्कुल सही जवाब है, ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। सारा चीज मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बोल्ट है, ये थ्रेडेड लेंथ है, थ्रेडेड पार्ट होगा, और यहाँ का जो डायमीटर होगा उसी को हम लोग कोर डायमीटर बोलेंगे। और ये बॉडी पार्ट है, बॉडी लेंथ है ना, जहां पे आप जिसको शैंक बोलोगे, यहाँ पे कोई थ्रेडिंग नहीं होता है, तो ये आपका बोल्ट आपको दिख रहा है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन क्रीप इन द बेल्ट ड्यू टू। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्रीप इन द बेल्ट इज ड्यू टू, क्रीप क्यों होता है? ऑप्शन ए मटेरियल ऑफ द पुल्ली, लार्जर साइज ऑफ द ड्राइवर पुल्ली, अनइवन एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द वेरिंग टेंशन, एक्सपेंशन ऑफ द बेल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? क्रीप में, बेल्ट में क्रीप क्यों आता है? दैट क्वेश्चन अगेन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, 2025 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन किया मैं बता दूं, आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सारा पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, बुक, हर इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम देयर। एंड एक बात और बताऊं, अपना टाइम वेस्ट मत करो दोस्त, प्रिपरेशन में लग जाओ, जस्ट फाइंड योर बेस्ट। ओके, सो क्रीप, क्रीप क्या था मैं अभी जस्ट बताया था। जैसे ये है ना हमारा, मान लो ये ड्राइवर है, अभी जस्ट बताया था ड्रिवन है ना। तो ड्राइवर जानते हो, ये साइड हमारा टेंशन है और ये हमारा कम T1 है और ये T2, T2 स्लैग है और T1 टेंशन है। तो जैसे तुम रबर को खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, बार बार खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, तो उससे उसका थोड़ा लंबाई में बढ़ जाता है, और वही कहानी हमारा क्रीप कहलाता है। तो क्रीप इज बेसिकली अनइवन एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वैरिंग टेंशन। टेंशन को वैरी होने के कारण ये आता है। सर क्रीप होना अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर क्लिपिंग के बाद हमें स्लिपिंग दिखेगा, स्लिपिंग के बाद हमें पावर लॉस दिखेगा। फिर हम करते क्यों है सर? हम डिजाइन करते हैं, हम ऐसा क्यों डिजाइन करते हैं बाबू? ताकि नेट फोर्स हो, पावर ट्रांसमिट हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिट आपका नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, क्यों तुम ऐसे डिजाइन करते हो?
कि क्रिपिंग आता है, क्रिपिंग नहीं होगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फिर कोई पावर ही नहीं ट्रांसमिट होगा। तो थोड़ा बहुत हम क्रिपिंग चाहते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। क्रिपिंग होने का मेन वजह है अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन द टेंशन। T1 की वैल्यू ज्यादा होगा, T2 का कम होगा। तो ये भी आपको पता होगा। चल गया, आई हैव रिटन एवरीथिंग। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा लिख दिया। यहाँ पे स्लैक और टाइट साइड आपको दिख रहा होगा। ये हमारा स्लैक साइड है और ये हमारे पास टाइट साइड है। और दोनों के जो इसके जो क्या होगा, अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण से आपको स्लिप दिखेगा। और ये सारी चीजें मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सारा मैं लिख दिया हूँ जो भी मैं बोला था, एवरीथिंग आई हैव रिटन देयर। और ये मैं आपको पूरा पीडीएफ दैट आई विल शेयर विथ यू गाइज, राइट। चलो, तो ये बेल्ट है। टाइट साइड, अच्छा एक बात बताओगे, टाइट साइड हम किसको बोलते हैं जरा बताना। टाइट साइड हम किसको बोलते हैं? अगर मैं बोलूं इसमें कौन सा टाइट कौन सा स्लैग, तो किस आधार पे आप जज करते हो कि ये, जैसे मैं एक बना के दे दूं कि भाई साहब ये ले लो, है ना, ऐसा करके मैंने आपको दे दिया। अब मैं बोला कि बताओ, ये मान लो ड्राइवर है, तो मुझे बताओ कौन सा टाइट है कौन सा स्लैग है। आप कमेंट करके बताओ हाउ यू आर गोइंग टू बी जज व्हिच वन इज टाइट एंड व्हिच वन इज स्लैग साइड। ओके, चलो, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है, सारा क्वेश्चन ये भी पीवाईक्यू ही चल रहा है। क्वेश्चन है द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या करता है? इंक्रीजेस पावर ट्रांसमिटेड, डिक्रीजेस पावर ट्रांसमिटेड, हैव नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड, इंक्रीजेस पावर ट्रांसमिटेड अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीजेस। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? व्हाट विल बी आंसर? देखो, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? देखो, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या है, सिंपल सोचो जरा। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा क्या बाबू? जैसे आप देखो, यहाँ पे मैं ऊपर ही ले चलता हूं आपको। आप जब देखोगे इस टाइप से रोप एंड बेल्ट ड्राइव है और ये ड्राइवर है, ये ड्रिवेन है। जब ड्राइवर फास्ट में रोटेट करेगा तो एक यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। किस पे? इस बेल्ट पे। ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट पे एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। इस बेल्ट पे फोर्स लगने के कारण क्या होगा? बेल्ट और ड्राइवर पुल्ली के बीच में थोड़ा सा कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। जब कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा तब क्या होगा? ड्राइवर तो घूम जाएगा लेकिन मेरे दोस्त बेल्ट नहीं घूमेगा, मतलब दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जाएगा। और स्लिपिंग हो जाएगा सर तो फिर पावर लॉस हो जाएगा सर। जितना पावर ड्राइवर के पास था उतना ड्रिवेन के पास नहीं गया। मतलब सर एक बात तो हमें देखने को मिल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण पावर कम हो जाएगा, लेकिन सर कितना? अब देखो, पावर जो होता है ना, हमेशा होता है बाबू T1 माइनस T2 इंटू भी होता है। ये होता है T1 माइनस T2 इंटू भी। तो पहले सुनो, देखो T1 माइनस T2, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे पावर बढ़ेगा। हाँ, मतलब पहले अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण तो पहले तो पावर बढ़ेगा, लेकिन सर एक लिमिट के बाद क्या होगा? यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक होने लगेगा। और जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होने लगेगा तब तो दिक्कत है सर। ये पता चला ड्राइवर तो रोटेट कर गया, ये नहीं किया। मतलब अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो पहले तो पावर बढ़ाएगा क्योंकि पहले भी बढ़ रहा है, लेकिन सर एक लिमिट के बाद ये पावर लॉस कराने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देशवासियों? क्यों लॉस, क्यों, समझ में आ गया ना? लॉस क्यों कराने लगेगा? क्योंकि स्लिपिंग होने लगेगा सर, हाई स्पीड पे स्लिपिंग होने लगेगा सर, तो वेलोसिटी का वैल्यू खुद ही कम हो जाएगा, इसीलिए कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्त इसका हमारा डी फॉर डेली। हालांकि किसी किसी बुक में देखोगे लिखा होता है हैव नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड, ये बात गलत है। ये तभी होता है जब बहुत कम पे मैं काम करता हूं, बहुत कम स्पीड पे काम कर रहा हूं, तब ये होगा। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर डी होगा, इंक्रीजेज पावर ट्रांसमिटेड अप टू सर्टेन स्पीड एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेज बिकॉज आफ्टर दैट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बिकम्स वेरी सेवियर। तो आराम से आप आंसर लगा सकते हैं डी फॉर डेली। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ सारा चीजें, देख रहे हो, ये सारा चीज मैं लिख दिया हूँ। इंक्रीजेज, जिसके कारण से वहां पे क्या हो जाएगा? पावर ट्रांसमिट डिक्रीजिंग आफ्टर द सर्टेन स्पीड, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड एट एन ऑप्टिमम बेल्ट स्पीड आफ्टर व्हिच पावर इज गेटिंग रिड्यूस बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेज। तो आराम से आप ये भी बता दोगे। गुड। अगला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रोनिंग ऑन द फ्लैट पुल्ली ऑफ द बेल्ट ड्राइव इज टू, और कुछ ऑप्शन है आपके पास एंड यू हैव टू बी आंसर दैट क्वेश्चन एंड आई थिंक यू कैन डू दैट वेरी इजीली। एसी चलाना इसको, थोड़ा सा नहीं चलेगा।
क्लियर है? हाँ, तो क्रोनिंग क्या होता है? बेल्ट ड्राइव इज टू, क्रोनिंग क्या होता है? जो बेल्ट होता है ना, उसको थोड़ा सा, आप देखो, जब मैं पूरी तरीके से फ्लाइट रखूंगा ना, तो बेल्ट हो सकता है पुल्ली से हट जाए ना। आपने देखा होगा गाँव में कभी कर पुल्ली जब चल रहा है ना, रोप एंड बेल्ट ऐसे करके होता है ना, कभी कर आपने देखा होगा आटा चक्की सब में पहले। तो होता क्या था ना, थोड़ा स्पीड बढ़ने पे ये आपका जो बेल्ट है ना, ये पुल्ली से हट जाता था। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कर्व बना देते हैं, और यही कर्व बनाना क्रोनिंग कहलाता है। जब मैं इस बेल्ट को थोड़ा सा कर्व बना देता हूं ताकि प्रॉपर कांटेक्ट में रहे, मतलब यहां से डिसंगेज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेल्ट बाहर निकल जाए पुल्ली से, और इसी फिनोमेना को हम क्रोनिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा प्रिवेंट द बेल्ट फ्रॉम द रनिंग ऑफ द पुल्ली, इंक्रीज द पावर, नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर एप्पल, दैट इज कॉल्ड क्रोनिंग ऑफ द बेल्ट। तो ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखो मैं लिख भी दिया हूं, मींस पुली सरफेस मेड स्लाइटली कन्वेक्स, हायर एट द सेंटर एंड लोअर एट द एज व्हेन द बेल्ट टेंड्स टू मूव साइडवे, द ज्योमेट्री ऑफ द crowned pulley create a restoring force that automatically pull the belt towards the center of the pulley, और कोई भी यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा। तो यही जो फिनोमेना है ये आपका क्रोनिंग कहलाता है। तो आपने देखा होगा, तो याद रखोगे क्रोनिंग हमेशा जो बेल्ट में करते हैं ताकि वहां पे पुल्ली जो है रन ऑफ ना हो जाए, हमारा बेल्ट जो है रन ऑफ ना हो जाए हमारा पुल्ली से। तो ये हमारा क्रोनिंग कहलाता है। चलो, गुड क्वेश्चन। That is the another question. A cotter joint is used to connect two rods which are in, हम अभी इसकी बात कर सके हैं, किए हैं, compression only, tension and compression, tension only और shear only। cotter joint कहां पे यूज करते हो और इसका क्या काम है? तो cotter joint जो है टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों को ले सकता है, इसके लिए हम डिजाइन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर मुंबई। इसी को स्पैगट ज्वाइंट जो बोलते हो। तो हमारे पास इसका आंसर, ओनली टेंशन में क्या होता है, ये नकल ज्वाइंट होता है। ओनली टेंशन के लिए बात करोगे तो ये नकल ज्वाइंट हो जाएगा। यहां पे देख रहे हो मैं फिर से दे दिया हूं, है ना, यही आपका रॉड है, सॉकेट है, कटर ये है ना, ये आप देख रहे हो ऊपर वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कटर। क्लियर है ना? सो ये हमारा क्वार्टर कहलाता है, टेंशन कंप्रेशन दोनों के लिए आप इसको यूज करते हो। अगला क्वेश्चन, which of the following is an easily adjustable key which is piece from a cylindrical disc having segmental cross section in front view? feather की, give head की, फ्लैट साइडेड की और वुडरफ की। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ? की। पहले बोलोगे सर ये की क्या होता है ना? जब मैं पढ़ाता हूं तो लड़के को लगता है की मतलब ताला चाबी की बात कर रहे हैं सर, चाबी में जो ना ताला लॉक में जो हम डालते हैं ना, ये की नहीं बाबा, वो जो की है दूर दूर तक की से मतलब नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ की कैसा होता है, थोड़ा ये देखो पहले, फिर आप थोड़ा देखो, इस टाइप से होगा। अब समझो, देखो ये तुम्हारा हब है और ये तुम्हारा शाफ्ट है। तुम चाहते हो यहां से पावर इसके पास ट्रांसमिट करना, ये शाफ्ट है, शाफ्ट से हब के पास हमको पावर ट्रांसमिट करना है। कैसे करेंगे सर? अगर मैं डायरेक्ट शाफ्ट को इसके अंदर घुसा देंगे तब तो स्लिपिंग होने लगेगा सर, स्लिपिंग होने लगेगा। हाँ, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक की सीट कर दिया हूं और यहाँ पे अंदर में की बेस, अगर आप देखोगे अब इस की को हम डाल देंगे तो ये की जो है थोड़ा सा शाफ्ट में और थोड़ा सा हब में है। अब ये दोनों में फंस जाएगा। जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो हमारा की भी क्या, जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो हमारा हब भी रोटेट करने लगेगा, मतलब हमारा पावर ट्रांसमिट हो गया। मेरे देशवासियों, इसी को हम की बोलते हैं। ये छोटा वाला देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, यही की है। तो की जो है यहाँ पे की वेज होगा, इसमें जाके और की में जा जाके सेट हो जाएगा और पावर ट्रांसमिट होता रहेगा, उसी को हम की बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, की नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, बहुत जगह आपने यूज किया होगा इसका। तो आज इतनी बात तो हमको समझ में आ गया सर। अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, यहाँ पे वो की वर्ड है, हमेशा मैं की वर्ड बताऊंगा क्वेश्चन पकड़ने के। देखो ये बोल रहा है सिलेंड्रिकल डिस्क, कभी भी क्वेश्चन में जब सिलेंड्रिकल डिस्क की बात हो और उसके सेगमेंट की बात हो तो हमेशा वुडरफ की हो जाएगा, हमेशा याद रखो। 3-4 कीवर्ड है, सारा हमारे पास आ जाएगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इजीली एडजस्टेबल की व्हिच इज पीस ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क,
कभी भी सिलेंड्रिकल होगा आंसर उड्रफ हो जाएगा। और सर उड्रफ की कैसे दिखता है सर? उड्रफ की जो है मेरे देशवासियों ऐसा दिखता है, यहां पे देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो। गुड, थैंक यू, आप आगे आप अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। तो ये देखो, ये है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और बात जानते हो, देखो ये है सिलेंड्रिकल डिस्क है, ये थोड़ा बहुत, अब देखो यहाँ पे कीवेल है, इस ये अंदर जाएगा पावर ट्रांसमिट होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट कर सकता है ना, ये लगेगा अलाइनमेंट कर सकता है। तो कभी कभी ये भी आता है कि किसमें थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है, लेटरल, अब ये अंदर जाएगा थोड़ा सा ऊपर नीचा हो सकता है, लेटरल मूवमेंट हो सकता है, ये भी हमारा उड्रफ की ही होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है दोस्त, मैं सारी चीज लिख दिया हूं यहाँ पे, देख रहे हो, सेमी सर्कुलर शेप, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम सिलेंड्रिकल डिस्क, सो व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट अपीयर्स अ सेगमेंट ऑफ द सर्किल, एंड ये सारी चीजें मैंने आपको लिख के दे दिया है। वन ऑफ द एडवांस की इट इज अ सेल्फ एनर्जाइजिंग एंड इजीली एडजस्टेबल, दैट इज द अनदर कीवर्ड जो आपको याद रखना है उड्रफ की के बारे में। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ये दो कीवर्ड याद रखो, एक तो ये सिलेंड्रिकल का सेगमेंट होता है, और दूसरी बात क्योंकि ये सेल्फ एनर्जाइजिंग एंड इजीली एडजस्टेबल होता है। क्यों होता है सेल्फ एनालाइन? क्योंकि सर जब थोड़ा बहुत होगा तो आगे पीछे हो सकता है। तो ये दो तीन बात है जो आपको याद रखना है, इससे बाहर यहाँ कुछ नहीं होता है। चलो, और मैंने आपको बता ही दिया ये की के बारे में, आपने सारा चीज देख लिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द शाफ्ट आर स्लाइटली मिसअलाइंड देन मोस्ट सुटेबल कपलिंग टू कनेक्ट देम इज रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, ओल्डहम हुक कपलिंग और नन ऑफ दीज। फिर से बोलो सर ये कपलिंग क्या है? कपलिंग मतलब जोड़ने की बात करते हो, है ना नित्या? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो व्हिच ऑफ द शाफ्ट स्लाइटली मिसअलाइंड। अब सुनो, देखो दोस्त, अगर दुगो शाफ्ट अलाइंड होगा और उसको जोड़ने के लिए करेंगे तब हम रिजिड कपलिंग यूज करते हैं। रिजिड कपलिंग ना हमेशा दुगो को एक्सियल शाफ्ट के लिए यूज होता है। दुगो शाफ्ट होगा और इसको जोड़ेंगे। क्या मैं डायग्राम लाया हूं इसका? मुझे देखने तो, मैं लाया भी हूं कि नहीं लाया हूं इसका डायग्राम? हाँ, ये देखो लाया हूं, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। ये दुगो शाफ्ट है और दोनों से हमको पावर ट्रांसमिट करना है, जोड़ के पावर ट्रांसमिट करेंगे, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सियल थोड़ा सा हो सकता है, ये हो जाएगा रेडियल, थोड़ा सा रेडियस है, और ये एंगुलर। अब सुनो बात, तीन तरह का मिसअलाइनमेंट हो सकता है, एक्सियल थोड़ा बहुत, इसके बाद ये रेडियल, देखो इसका ये जा रहा है, ये आ जा रहा है, और तीसरा होता है एंगुलर। कभी भी जब मिसअलाइनमेंट होता है उसके लिए हम लोग हमेशा फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? कभी भी मिसअलाइनमेंट मतलब को एक्सियल नहीं है, शाफ्ट थोड़ा मिसअलाइंड है, तो हमेशा हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज करते हैं। लाइफ में भी बाबू, जो टाइम के साथ अपने आप को बदलता है वो हमेशा रहता है, और जो टाइम के साथ नहीं बदलता है वो छूट जाता है। तो रिजिड कपलिंग भी कम यूज है, क्यों? क्योंकि ये तभी यूज होगा जब दो शाफ्ट को एक्सियल है, तो थोड़ा सा भी मिसअलाइनमेंट होगा तब भाई साहब का कोई योगदान नहीं होता है। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलो गुड। फ्लेक्सिबल कपलिंग देख सकते हो, फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब ओल्डहम कपलिंग सब उसी का पार्ट है, मैं बताऊंगा क्लास में। ओल्डहम कपलिंग की बात करो, ये सब उसी का पार्ट होता है। यूनिवर्सल की बात करो, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दैट वन। ये मैं आपके लिए सारी बात जो मैं लिख दिया हूं, जो भी मैं बता रहा था सारा चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। देख लो, फ्लेक्सिबल कपलिंग डिजाइन टू कनेक्ट टू शाफ्ट व्हिच में बी स्लाइट मिसअलाइनमेंट। ये मिसअलाइनमेंट लेटरल हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, रेडियल हो सकता है ना? एंगुलर पहले ही मैं सारी बात लिख दिया हूं। अनलाइक रिजिड कपलिंग व्हिच रिक्वायर्ड परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट, मतलब को एक्सियल शाफ्ट होना जरूरी है, तभी मैं रिजिड की बात करूंगा। फिर मैं ओल्डहम कपलिंग जो मैं बता रहा हूं, आगे हम बात करेंगे इस सब के बारे में। और ये देखो, मैं आपके लिए कपलिंग का भी डायग्राम ले आया हूं। एक ड्रिवेन मेंबर है पंप, और ये इसको आपको कपल करना है इस टाइप से। तो अगर ये कोएक्सियल है तो हम ये यूज करेंगे, नहीं होगा तो दूसरा हम कर लेंगे। चलो गुड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें हैं, क्लास में भी डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच की इज प्रेफर्ड फॉर द कंडीशन वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ इंपैक्ट टॉर्क is to be transmitted in both the direction of rotation। देखो मेरे देशवासियों, कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन में की लिखा हो, अभी आपने की देख लिया, हाँ, और सर की में अगर बोथ डायरेक्शन की बात हो जाए, कौन सा डायरेक्शन? बोथ डायरेक्शन, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करेगा, तो इसका हमेशा आंसर होगा
टेंजेंट की। क्या क्या आंसर हो जाएगा? दैट विल बी ऑलवेज टेंजेंट की, नहीं तो कैनेडी की भी हो सकता है, कैनेडी की भी हो सकता है। तो ऑप्शन में देखना टेंजेंट की में क्या होता है दोस्त, दुगो की होता है 90 डिग्री पे। यहाँ पे कितना की होता है अभी तक जितना है, उड्रफ की बात करो, गिब्स की बात करो, फेदर की बात करो, एक ही की होता है, एक ही की वेज होता है। लेकिन टेंजेंट की में बाबा दुगो की वेज होता है, कितना? दुगो, इसीलिए दो डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करता है। इसका मैं आपको डायग्राम भी, या कैनेडी की भी हो सकता है, ऑप्शन में देख लेना। कैनेडी में थोड़ा क्रॉस सेक्शन अलग होता है हमारा, ठीक है ना, दोनों हो सकता है, तो ये याद रखोगे। आप देखोगे थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे देखो, ये भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक और नहीं लियो, यहाँ पे देखते हो ये सामने से दिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखो लार्ज इंपैक्ट टॉर्क इन बोथ डायरेक्शन रोटेशन, तो वहां पे हम टेंजेंट की या कैनेडी की बात होगा तो इसको भी कर लेंगे, है ना। ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क, हैवी शॉक लोड बिटवीन द शाफ्ट एंड द हब, दे की आर यूजुअली यूज्ड इन पेयर। देखो कितना में यूज होता है? पेयर, मतलब दुगो यूज होता है। तो कई बार ये भी आता है कि कौन सा की पेयर में यूज होगा, आंसर हो जाएगा टेंजेंट की। तो ये भी कीवर्ड है क्वेश्चन का, है ना। अपोजिट साइड में इसको हम प्लेस कर देते हैं 90 डिग्री पे, जनरली अपोजिट मतलब 90 डिग्री पे ये प्लेस होता है, ठीक है ना। ओ की किसकी बात करते हो नित्या दोस्त, है ना। सबका डायग्राम होगा दोस्त, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो बगैर डायग्राम का काम चले। आपको विजुअलाइज करवाना है हमें। अब आ जाओ अगला, ए स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, स्क्रू किसके द्वारा स्पेसिफाई होता है? मेजर डायमीटर या माइनर डायमीटर या पिच डायमीटर या पिच, क्या हो जाता है? स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, स्क्रू समझते हो ना, स्क्रू को हमको किससे स्पेसिफाई करते हैं? स्क्रू जो होता है हमेशा मेजर डायमीटर, मैं इसका डायग्राम लाया हूं, अच्छा इसका डायग्राम छूट गया है, कोई बात नहीं। इस टाइप से देखोगे थ्रेड तो मेजर डायमीटर से दिखा देंगे क्लास में, हम इसको इंडिकेट करते हैं थ्रेडिंग में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इफ द लोड ऑन द बॉल बियरिंग इज हाफ इट्स लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है दोस्त, बहुत बार आता है, लगभग जितनी आप एग्जाम की बात करो सब जगह ये बात पूछ ही लेता है, ठीक है, सब जगह ये बात पूछ लेता है। बॉल बियरिंग मैं पहले बता दिया था, बियरिंग क्या होता है मैं बता चुका हूं। बियरिंग उस मशीन एलिमेंट को बोलते हैं दोस्त जो खुद को रेस्ट में रखते हुए, आज तो आप भी मेहरबान हुआ, जो खुद को रेस्ट में रखते हुए दूसरे मशीन एलिमेंट को सपोर्ट करता है, उसी को हम लोग बियरिंग बोलते हैं सर। जैसे मैंने बताया मेरा ये हाथ है और ये पेन इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो मेरा हाथ इस पेन के लिए बियरिंग की तरह काम करेगा। अगर मेरा हाथ नहीं होता तो पेन नीचे गिर जाता। अब सुनो, बॉल बियरिंग की बात कर रहा है सर, तो बॉल बियरिंग में जो लाइफ का इक्वेशन होता है अगर आपको याद होगा, ये होता है CP के पावर K होता है। K जो होता है 10/3 होता है जब मैं रोलर की बात करता हूं, और 3 होता है जब मैं किसकी बात करता हूं, बोलो, जब मैं बॉल बियरिंग की बात करता हूं। तो क्वेश्चन में बॉल, तो K का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब समझो क्या बोल रहा है, लोड ऑन द बॉल बियरिंग इज हाफ, हमने लोड को हाफ कर दिया तो लाइफ कितना बढ़ जाएगा बताओ? तो आप बोलोगे 8 टाइम्स, बोलोगे, बोलो। यहां देखो L कांस्टेंट अपॉन P, तो यहां से P/2 करेंगे तो लाइफ हमारा 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। ओके बता दूंगा सबकी। देखो क्लास स्टार्ट हो गया है ना, जो पेड बैच है ये भी यूट्यूब पे मैं अभी आता रहूंगा, क्लास चलता रहेगा कुछ कुछ, लेकिन पूरा प्रॉपर बुक टेस्ट सीरीज सबकी जरूर होता है। नित्या दोस्त अगर मैं आपका सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इसके लिए जरूरी है कि आप बैच में ही आ जाओ। बैच हमारा स्टार्ट है। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक व्हाट्सएप का, वहां पे ज्वाइन करो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट, जो टीम है आपसे बात करेगा एंड यू कैन ज्वाइन द बैच। तो हमारा लाइफ जो है ना दोस्त, यहाँ पे देखो मैं बोला ना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइफ की जब बात करते हो तो लाइफ जो हो जाएगा ना C/P के पावर 3 हो जाएगा। अब सुनो सर ये C क्या है? C होता है कैटलॉग लोड, और C जो होता है ना किसी भी गिवन बियरिंग के लिए, किसी भी गिवन बियरिंग के लिए C का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी बियरिंग ले लो, कोई भी बियरिंग ले लो, एक बियरिंग के लिए C का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। तो क्या सर मैं उसको अगर कांस्टेंट बोलूं तो मैं इसको बोल सकता हूं L लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/P के पावर 3। हाँ बोल सकते हैं सर। तो सर यहां से क्या मैं L P के पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट बोल दूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सो L1 P1 के पावर 3 इज इक्वल टू क्या मैं L2 P2 के पावर 3 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। सर यहाँ पे बोल रहा है कि P2 जो है ना वो P1/2 है सर। हाँ हाफ कर दिया ना सर हमने पहले का, हमने
है ना, बॉल बियरिंग। अब मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, तो P2 जो है P1/2 हो गया। जब P1/2 हो गया तो पुट करो ना, L1 P1 के पावर 3 इज इक्वल टू L2 P2 की जगह क्या मैं P1/2 के पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो L1 P1 के पावर 3 इज इक्वल टू L2 P1 का पावर 3/8, P1 चला गया, तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ L1। तो लाइफ जो है 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 8 टाइम्स लाइफ विल बी इंक्रीज। देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, कभी हाफ कर देगा, कभी डबल करेगा, कभी 1/3 कर देगा, कभी ट्रिपल करेगा, इसी तरह से घुमा घुमा के ये बात पूछता रहता है। तो मेन रूप से आप ये इक्वेशन याद रखो, L P के पावर 3 इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। यहाँ पे ये C कैटलॉग लोड है। कैटलॉग लोड क्या होता है, किसी भी एक बियरिंग के लिए, किसी भी गिवन लोड पे, किसी भी गिवन बियरिंग के लिए, किसी भी गिवन लोड पे जब 1 मिलियन ऑफ रिवोल्यूशन करता है तब उसमें 5% ऑफ फेल्योर आ जाता है। तो जिस लोड पे 5% ऑफ फेल्योर आता है उसी को हम लोग कैटलॉग लोड बोलते हैं। और ये किसी भी गिवन बियरिंग के लिए हमेशा 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 फिक्स होता है। लोड अलग अलग हो सकता है बट ये फिक्स रहेगा। तो चलो इस पे हम कभी और क्लास में बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल चूंकि आपको पता है 1.5 घंटा हमारे पास है, उसी में चीजें को कवर करना है। सो इंक्रीजेज 8 टाइम्स, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। The frictional torque transmitted by a disc or plate clutch is same as that of flat pivoted bearing, flat collar bearing, conical pivoted bearing और trapezoidal pivoted bearing। ठीक है, तो the frictional torque transmitted by a disc or plate clutch is same as that of flat pivoted bearing। और ये सारा हमारे पास ऑप्शन है। तो जब मैं इसकी बात करूंगा दोस्त, हमेशा याद रखना ये हमेशा फ्लैट कॉलर बियरिंग के लिए क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है। इसके बारे में हम फिर आपसे बात करेंगे डिटेल में फ्लैट के बारे में। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसीडर द सेफ डिजाइन, द फ्रिक्शनल क्लच शुड बी डिजाइन एज्यूमिंग यूनिफॉर्म वियर, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, एज्यूमिंग एनी क्राइटेरिया आइदर यूनिफॉर्म प्रेशर यूनिफॉर्म वियर, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ हाई टॉर्क एंड यूनिफॉर्म वियर फॉर लो टॉर्क। क्या हो जाएगा, किसी भी सेफ डिजाइन करना है हमको क्लच को, तो हम कैसे इसको डिजाइन करें, बताओ कैसे डिजाइन करें। देखो बियरिंग, अभी मैं क्लच की बात करता हूं, है ना, गाड़ी में जो क्लच होता है दोस्त, कभी भी क्लच अगर आपका न्यू है, हमेशा याद रखो, क्लच प्लेट खरीदते हो ना, तो कभी भी अगर क्लच आपका न्यू होगा तो याद रखना वहां पे हम यूनिफॉर्म प्रेशर, क्योंकि क्लच इसी टाइप का होगा। अब मैं यहाँ पे अभी तो लाया नहीं हूं आपके लिए क्लच, नहीं तो दोस्त हम लोग क्लच भी आपको दिखा देते। तो दो इस टाइप का क्लच होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो जब क्लच पूरी न्यू होगा ना, तो फ्रिक्शन का ग्रिप हर जगह सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, तो प्रेशर हर जगह सेम लगेगा। तो कभी भी न्यू क्लच के किट में यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होता है। अब समझो, अब जब क्लच ऐसे ऐसे घिसेगा तो तुम्हें नहीं लगता फ्रिक्शन लाइनिंग खराब हो जाएगा? जब फ्रिक्शन लाइनिंग खराब हो जाएगा जो हमारा क्लच प्लेट के ऊपर था, तो क्या प्रेशर हर जगह सेम रहेगा? नहीं रहेगा सर। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी क्लच प्लेट ओल्ड हो जाएगा तो उस केस में यूनिफॉर्म वियर थ्योरी अप्लाई करेंगे, और जब क्लच प्लेट न्यू होगा तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगाएंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है हम किसके अनुसार डिजाइन करेंगे। अब बताओ, क्लच प्लेट तो ओल्ड होना है, एक बार हमने लगाया न्यू है, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो क्लच प्लेट ओल्ड हो जाएगा। ओल्ड हो जाएगा तो यूनिफॉर्म प्रेशर तो काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा? यूनिफॉर्म वियर। इसीलिए देशवासियों, कभी भी जब मैं क्लच को डिजाइन करता हूं तो किस थ्योरी के अनुसार करते हैं? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अनुसार हम डिजाइन करते हैं। किसको? क्लच को, हमेशा। क्योंकि हमें पता है क्लच न्यू रहने वाला नहीं है, टाइम के साथ फ्रिक्शन लाइनिंग खराब हो जाएगा। तो अगर मैं यूनिफॉर्म प्रेशर से डिजाइन कर दूंगा तो फिर हमें लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि एक बात बताऊं, यूनिफॉर्म प्रेशर से हमेशा जितना पावर ट्रांसमिट होगा यूनिफॉर्म व्यूअर में, उसका लगभग 33% ज्यादा पावर ट्रांसमिट होता है जब यूनिफॉर्म प्रेशर से डिजाइन करते हैं, 33% ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि आप जानते हो क्लच प्लेट न्यू तो होगा नहीं, जो ही चलेगा फ्रिक्शन के कारण लाइनिंग खराब हो जाएगा और यूनिफॉर्म प्रेशर आप नहीं लगा सकते हो, इसलिए यूनिफॉर्म वियर हो जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें मैं आपको लिख दी हूं, जो भी मैं बोल रहा था, एवरीथिंग आई हैव रिटन देयर। ओके, अगला क्वेश्चन, इन बॉल बियरिंग बॉल इज सब्जेक्टेड टू। जब मैं बॉल बियरिंग की बात करता हूं तो बॉल कैसा होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल, शियर और साइक्लिक। देखो अगर आप बॉल बियरिंग की बात करोगे, आपका साइकिल में भी लगा रहता है ना, बोलो आप लोग का जो साइकिल है दोस्त, उसमें भी बॉल बियरिंग होता है, साइकिल में भी होता है, देखे होंगे ना आप लोग बॉल बियरिंग। अब मैं घटिया बना रहा हूँ डायग्राम, बॉल बियरिंग का डायग्राम लाना कैसे मैं भूल गया। चलो इस टाइप से होता है बॉल, है ना, सबका सेम होगा। अब मैं हाथ से बना रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा, है ना, इस टाइप से। अब समझो
यहां पे कोई लोड लग रहा है देशवासियों, तो जब यहां पे ये लोड लग रहा होगा तो यहां पे कैसा लोड होगा, कंप्रेसिव। ये लोड जो है इस बॉल को दबाएगा, कंप्रेसिव होगा। और जब ये बॉल, चूंकि आपको पता है साइकिल में बॉल बियरिंग घूम रहा है, जब ये बॉल यहां से यहां पहुंच जाएगा तब क्या होगा सर, तब तो कोई लोड नहीं है, तब ये एक्सपैंड हो जाएगा। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। तो इस टाइप का जो लोड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। तो बॉल बियरिंग में जो आपका लोड लगता है ये हमेशा क्या होता है, साइक्लिक। सोचो ना, जब ये यहां पे आएगा तो कंप्रेसिव था, जब ये ऊपर चला जाएगा कोई लोड नहीं है, हो जाएगा, फिर आएगा फिर कंप्रेसिव। तो इस तरह से कंप्रेसिव टेंसाइल हो रहा है, और इस टाइप का लोड है उसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि फटीग बोलते हैं, जो बदलता रहता है। तो बॉल बियरिंग की जब मैं बात करूंगा तो बॉल जो है सब्जेक्ट होगा साइक्लिक स्ट्रेस में। तो डी फॉर डेली जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For supporting the pressure perpendicular to the axis of the shaft, the bearing is preferred is journal bearing, pivoted bearing, thrust bearing और footstep bearing। क्या हो जाएगा इसका आंसर? What will be answer of that? For supporting the pressure perpendicular to the axis of the shaft, perpendicular to the axis of shaft, bearing is called journal bearing, pivoted bearing, thrust bearing और footstep bearing। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताओ आप लोग। जर्नल बियरिंग। जर्नल बियरिंग क्या होता है बताओ, व्हाट डू मीन बाय जर्नल बियरिंग? सुनो दोस्त, देखो सुनो मैं बताता हूं। जैसे ये शाफ्ट है, सपोज करो ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है। अब इस हमको बियरिंग देना है। बियरिंग का काम क्या था, मोशन को सपोर्ट करना, लिविंग इन द रेस्ट, खुद को रेस्ट में रहते हो मोशन को सपोर्ट करना। आप समझो ये हमारा शाफ्ट था, अब इस शाफ्ट को हमने यहां पे दे दिया। अब समझो ये बियरिंग है, ये हमारा हाथ जो है ना ये बियरिंग की तरह काम कर रहा है, सपोज करो। तो जितना पार्ट शाफ्ट का हमारे हाथ के अंदर है ना उसी को जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल क्या होता है, द पार्ट ऑफ द शाफ्ट व्हिच इज इनसाइड द बियरिंग। ये पूरा शाफ्ट है, लेकिन शाफ्ट का वो पार्ट जो हमारे बियरिंग के अंदर होता है इसी को हम जर्नल बोलते हैं। और ये जो लेंथ होता है इसको हम जर्नल लेंथ बोलते हैं। पहली बात, सर ऐसा आपने दिया क्यों? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है इसका बताओ? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है शाफ्ट का। यहां पे भी देखो ये शाफ्ट का क्या है भाई साहब, शाफ्ट तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। तो लोड जो है ना कभी अगर ऐसा लगेगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन लगता है, तब उसके लिए हम लोग जर्नल बियरिंग यूज करते हैं। जैसे अगर लोड ऐसा लगता तब तो हमारे पास थ्रस्ट बियरिंग था, कॉलर बियरिंग था, है ना, फुट स्टेप बियरिंग। हमने फुट स्टेप में तो वर्टिकल होता है, तो यहाँ पे हम कॉलर बियरिंग अगर यूज कर लेंगे। लेकिन लोड अगर शाफ्ट के परपेंडिकुलर लगेगा तो उसके लिए हम जर्नल बियरिंग यूज करते हैं। और अगर लोड अगर ऐसा लगता तब हम लोग पिवोटेड बियरिंग वगैरह की या कॉलर बियरिंग की हम बात करते हैं। कॉलर बियरिंग स्पेशली जब हॉरिजॉन्टल होता है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, जर्नल। तो समझ आ गया जर्नल। जर्नल क्या होता है, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द शाफ्ट व्हिच इज इनसाइड द बियरिंग, और लोड हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो जर्नल बियरिंग, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। पिवोटेड फुट स्टेप ये होता है आपका शाफ्ट हमेशा वर्टिकल होगा, इसमें थ्रस्ट में शाफ्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रख सकते हो। सारी बातें हम लोग बात करेंगे क्लास में। और जर्नल बियरिंग के बारे में सारी बातें आपको लिख दी हो, देख लो। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट, सपोर्ट द लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट। जैसे कि मैंने बोला ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसमें आपको कोई वरीड नहीं होना चाहिए। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स हेल्प द अप्लाई द ब्रेक इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स हेल्प द अप्लाई द फोर्स इन अप्लाइंग द ब्रेक इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, है ना। इस टाइप का ब्रेक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेल्फ एनर्जाइजिंग के बारे में बता दिया, फ्रिक्शन जो हेल्प करता है तो उसको हम सेल्फ एनर्जाइजिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रोप ब्रेक डायनमोमीटर यूजेज। रोप ब्रेक डायनमोमीटर क्या यूज करता है? ऑयल एज ए लुब्रिकेंट, वाटर एज ए लुब्रिकेंट, ग्रीज एज ए लुब्रिकेंट, नो लुब्रिकेंट। सबसे पहली बात सर ये होता क्या है? सर आपने जो ब्रेक डायनमोमीटर लिखा ना सर, रोप ब्रेक, पहले तो मेरे को ये बताओ ये क्या होता है, बाद में हम पढ़ेंगे लुब्रिकेंट उसमें क्या यूज होता है। तो पहले मुझे ये बताओ ये रोप ब्रेक डायनमोमीटर है क्या, किस चीज का नाम है, पहले हम ये जानते हैं फिर हम देखेंगे क्या होता है। देखो लो ब्रेक डायनोमीटर जो होता है बेसिकली, मैं पूरा लिख के दे दिया हूं,
मेजर द ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन। बहुत बार आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि आईसी इंजन के अंदर जब मैं ब्रेक पावर निकालना होता है तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, कैसे चेक करता हूं। तो हमेशा याद रखना रो ब्रेक डायनामीटर। एक तो ये भी क्वेश्चन है, अपने आप में ये भी क्वेश्चन है कि ब्रेक पावर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये भी होता है। एक तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखो ये होता है क्या है, रैपिंग अ रोप अराउंड द फ्लाईव्हील और ब्रेक ड्रम, द ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द ड्रम। लुब्रिकेंट जो यहाँ पे यूज होता है हमारे पास, ऑयल, ग्रीस, वाटर आर यूज्ड एंड दे वुड रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये हो जाएगा। हालांकि लगभग नहीं के बराबर इसका यूज होता है, बहुत माइनरली यूज होता है। तो बोल सकते हो कोई ऐसा लुब्रिकेंट नहीं है हमारा, तो माइनर ही होता है उसका। बट अगर वाटर है तो हम जा सकते हैं इसके साथ ऑयल वगैरह। तो पहली बात आप ये याद रखोगे कि इसके डायनोमीटर का काम क्या है, कैलकुलेट द ब्रेक पावर। अगला क्वेश्चन आ जाओ। द मोस्ट सुटेबल बियरिंग फॉर कैरिंग अ वेरी हैवी लोड विथ अ स्लो स्पीड। स्पीड कम है तो कौन सा बियरिंग सबसे मोस्ट सुटेबल है? हाइड्रोडायनामिक, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और हाइड्रोस्टैटिक्स बियरिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा बताओ? मोस्ट बियरिंग कैरिंग हैवी लोड विथ अ स्लो स्पीड। अब समझो, देखो अगर लोड ज्यादा है, मैं क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाता हूं। ये हमारा बियरिंग है और इसके अंदर शाफ्ट होगा। ये शाफ्ट है, ये क्या मैं दिखा रहा हूं, ये आपको परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये हमारा बियरिंग है और हमारा शाफ्ट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। ठीक है सर। सर अगर यहाँ पे लोड ज्यादा होगा तब क्या होगा? जब ये शाफ्ट घूमेगा तो यहाँ मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, और जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा सर तो बहुत ज्यादा आवाज आएगा सर, बहुत पावर लॉस होगा सर, इवन लाइफ भी कम हो जाएगा सर। जानते हो इसी को बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोडायनामिक बियरिंग हमेशा हाई स्पीड पे प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लुब्रिकेंट होगा। जब ये हाई स्पीड पे रोटेट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लुब्रिकेंट नीचे आएगा, और जब ज्यादा लुब्रिकेंट नीचे आएगा तो उसके प्रेशर के कारण क्या होगा, दोनों के बीच में एक बहुत छोटू सा फिल्म बन जाएगा और मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोडायनामिक ज्यादा पे सर, बट क्वेश्चन में तो बोल रहा है सर कम स्पीड पे ना सर, कम स्पीड बोल रहा है, हैवी लोड विथ स्लो स्पीड। तो उस केस में हम हाइड्रोस्टैटिक्स बियरिंग। हाइड्रोस्टैटिक्स बियरिंग में क्या करते हैं हम लोग, देखो ये हमारा है, ये हमारा बियरिंग है, शाफ्ट है, और ये हमारा बियरिंग है। इसमें हम क्या करते हैं मालूम है, पंप के थ्रू हाई प्रेशर पे फ्लूइड दे देते हैं। पंप के थ्रू हाई, बहुत फ्लूइड है, लुब्रिकेंट है, हाई प्रेशर पे हम पंप से थ्रू क्या करते हैं उसके अंदर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। जब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अवॉइड हो जाएगा तो अच्छी बात है। और इस टाइप का जो बियरिंग होता है इसको बोलता है हाइड्रोस्टैटिक्स। क्यों बोलते हैं स्टैटिक्स? क्योंकि अभी इवन ये शाफ्ट नहीं भी घूम रहा है तभी मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अवॉइडेड है, लेकिन यहाँ पे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट तभी अवॉइड होगा जब ये घूमेगा। तो चूंकि ये रुका हुआ में भी मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अवॉइड है, इसीलिए इसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन एक बात और याद रखो, यहाँ पे ज्यादा लुब्रिकेंट लगेगा क्योंकि तुम्हें मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ब्रेक करना है, बट यहाँ पे थोड़ा कम लगेगा तो काम चल जाएगा। तो और बात करेंगे इसके बारे में, बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग क्लास में। फिलहाल याद रखो हाइड्रोस्टैटिक्स बियरिंग, कम स्पीड, ज्यादा लोड के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, करते हैं। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बताया था, सारा चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, यू कैन गो थ्रू दैट। अगला क्वेश्चन आ जाओ। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्लच से लिया गया है। ऑप्शन ए है द डिक्रीज ऑफ एंगेजमेंट स्पीड, द इंक्रीज इन एंगेजमेंट स्पीड, द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट अ मिनिमम स्पीड। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब समझते हो सर, सबसे पहली बात बताओ ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है? देखो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। क्लच का काम क्या होता है, पावर ट्रांसमिट करना। कहां से कहां, ड्राइवर से ड्रिवन। अब समझो यहाँ पे देखो, मान लो हमने क्लच का डायग्राम लाया हूं आपके लिए, हाँ लाया हूं। अरे छूट गया क्या, ये भी डायग्राम, वो भी डायग्राम रह गया है, चलो कोई बात नहीं। देखो दोस्त हम आपको बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये ड्रिवन है, ये ड्रिवन मेंबर है, और ये ड्राइवर है, छोटू सा ड्राइवर है। ये ड्रिवन है, ठीक है, ड्रिवन है, और ये छोटू वाला आपको ड्राइवर है। अब हमको ड्राइवर से ड्रिवन के पास पावर ट्रांसमिट करना है, तो क्या करें? अब हम क्या करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल, तो यहाँ पे कुछ हम इस टाइप से स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इस स्प्रिंग पे हम इस टाइप से एक सूज लगा देते हैं, मतलब एक ब्लॉक होता है बेसिकली इस टाइप से। अब कितना लगाएंगे वो भी हम बताएंगे आपको, फिलहाल ऐसे समझो। अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे ये ड्राइवर जोर से रोटेट करेगा स्टार्ट, जैसे जैसे फास्ट में रोटेट करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सब पे आउटवर्ड। जैसे 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 ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा
एक लिमिट के बाद क्या होगा, ये डिस्क जो है इसके कांटेक्ट में आएगा ड्रिवेन मेंबर के। जैसे ही ड्रिवेन मेंबर के साथ कांटेक्ट में आएगा, ड्रिवेन भी घूमना स्टार्ट कर देगा, पावर ट्रांसमिट हो गया। और चूंकि इस टाइप में जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच बोलते हैं। सर इस क्लच का यूज कहां पे होता है? उस क्लच का यूज वहां पे होता है जहां पे लो पावर का मशीन होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं कांटेक्ट करा देता तो बड़ा वाला देख तो ड्रिवेन है, ड्रिवेन रुका हुआ था, इसका इनर्शिया ज्यादा था, तो हो सकता है इसको बंद कर देता सिस्टम को। इसीलिए हम वहां पे यूज करते हैं इसको जहां पे आपको कम पावर का मशीन इंजन होता है और ड्रिवेन थोड़ा बड़ा होता है। अब पहली बात समझो। दूसरी बात, जब ये घूम रहा होगा तो बाहर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्पिनिंग फोर्स। जब ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग इसको अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। अब बताओ ये कांटेक्ट कब होगा? जब तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा हो, तभी तो इसको जाकर टच करेगा। अगर स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा तो इसको टच ही नहीं करने देगा, टच नहीं करेगा तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये कब होगा? जब आप बोलोगे हमारा कहीं ना कहीं जो स्प्रिंग फोर्स है ज्यादा हो जाए। इंक्रीज द एंगेजमेंट स्पीड। अब यहां पे देखो, सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द स्टिफनेस। अब सुनो, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के इंटू एक्स। अगर के बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, और जब स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो अंदर तो ज्यादा खींचेगा, और आप चाहते हो टच करो, मतलब हमें इंगेजमेंट स्पीड और ज्यादा करना पड़ेगा ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू और ज्यादा हो जाए। अगर स्टिफनेस कम हो जाता मतलब स्प्रिंग फोर्स कम हो जाता, स्प्रिंग फोर्स कम हो जाता, एमआर स्क्वायर आप समझते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ये तो कांस्टेंट होगा, तो अगर थोड़ा धीरे भी कराऊंगा तो कांटेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखोगे आप कि जब कभी भी हम, है ना, अगर हमारा स्टिफनेस बढ़ जाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच के केस में तो हमें एंगेजमेंट स्पीड बढ़ाना पड़ता है, तभी जाकर कांटेक्ट होगा, नहीं तो कांटेक्ट ही नहीं होगा, पावर ही ट्रांसमिट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास, स्लाइडिंग बियरिंग व्हिच कैन सपोर्ट स्टेडी लोड विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जर्नल एंड द बियरिंग। ये तो आप लोग सब बता दोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग बियरिंग व्हिच कैन सपोर्ट स्टेडी लोड विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जर्नल एंड द बियरिंग इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना। हाइड्रोडायनामिक के लिए तो मोशन का होना जरूरी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी द हाइड्रोस्टैटिक्स बियरिंग विदाउट एनी मोशन। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। मैं लिख दूं हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेस टू द इंडुलेंस लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेस टू द नॉमिनल स्ट्रेस। स्ट्रेस देखो होता क्या है ना, कभी पर भी सडन प्रोफाइल चेंज आ जाए, सडन प्रोफाइल चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो प्रोफाइल चेंज आ गया, कहीं पर भी जब सडन प्रोफाइल चेंज होता है तो वहां पे स्ट्रेस जमा हो जाता है, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो वैल्यू होता है हमेशा याद रखो ये हो जाता है मैक्सिमम अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस। तो सी फॉर चेन्नई जो है हमारा सही जवाब है। अब देखो तो इस तरह से ये हमने सारा डिस्कस कर लिया, एंड एक दो क्वेश्चन जो भी है आई विल शेयर ऑल दैट, यू हैव टू बी गो थ्रू सारा। अब देखो दोस्त मैं एक दो बात और बता दूं आपके तैयारी के लिए क्या क्या जरूरी होता है। कभी भी आप बात करो, कभी भी जब आप तैयारी करते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक बार पहला पीवाईक्यू देखो, दूसरी जरूरी है एक बेस्ट टीचर का सिलेक्शन भी आपके लिए जरूरी होता है कि कैसे आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना कंटेंट देना है, सिलेबस क्या है। और इसके बाद तीसरी स्टेज होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम क्लास में भी कराएंगे, और साथ ही साथ आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, YourPedia और हम लोग डेडिकेटेड बुक, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सिर्फ और सिर्फ जेईओ के लिए, उसी तरीके हम ऑफिसर के लिए भी निकाले हैं। एक डेडिकेटेड बुक जेईओ के लिए, दूसरा डेडिकेटेड बुक ऑफिसर के लिए है। तो ये बुक आप परचेज करो, वहां पे लगभग 3-4 हजार अलग अलग देख लेना, जेईओ में 3000-3500 और ऑफिसर में लगभग 3500-4000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, और उसको प्रैक्टिस करो और अपना सिलेक्शन को एश्योर करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी। सीधा क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊं कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जब आप छोड़ के चले जाओगे, आपको पता नहीं होगा, तब तो आप वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो छोड़ना नहीं है कुछ। अब एक डिटेल क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, अब देख लो ना, हर चीज का बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए। मैं सैटरडे को फिर मिलूंगा आपके साथ, जहां मैं आपको सोम का क्वेश्चन देखूंगा। संडे को हम फिर मिलेंगे आपके साथ, हम प्रोडक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देखोगे कि बेसिक बेसिक बात पूछा जा रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब, जब सिलेबस देखोगे, हर चीज को पढ़े रहोगे, तभी आप कर पाओगे। नहीं पढ़े रहोगे फिर तो वैसे भी नहीं होगा। जैसे यही क्वेश्चन देखो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों आता है?
स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों आता है? तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसलिए आता है क्योंकि प्रोफाइल कहीं सडन चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, सुनो, यहाँ पे है ना, मान लो एफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, ए एरिया है तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, एरिया तो सडन चेंज हो गया, तो स्ट्रेस यहाँ पे जमा हो जाएगा। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं फोर्स एफ लगा रहा हूं तो बॉडी कहां से टूटेगा? अगर टूटेगा तो आप बोलोगे सर यहां से टूटेगा। यहां से टूटेगा सर, क्यों टूटेगा यहां से? कभी आपने सोचा? अगर ये टूटेगा तो यहां से टूटेगा, आपने कभी सोचा क्यों टूटेगा? क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पे कंसंट्रेट है। तो स्ट्रेस कभी भी जब किसी चीज का प्रोफाइल सडन चेंज हो जाए तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन वहां पे जमा हो जाता है और टूटने का चांस बढ़ जाता है। रियल लाइफ में भी यार, कोई चीज सडन हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अभी बोल दे 3 मार्च को 3 मई को एग्जाम है, बोल दे नहीं 3 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा, तो यार स्ट्रेस जमा हो जाएगा, है ना। तो सडन प्रोफाइल चेंज होने से स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाता है, ये बात याद रखोगे। तो आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। तो ये सारी चीजें था दोस्त। मैं लास्ट में बता दूं, हमारा जो व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप है, जहाँ पे बैच, बुक, टेस्ट सीरीज और भी कोई आपकी इंक्वायरी है आप ले सकते हो वहां से। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यू कैन ज्वाइन थ्रू दैट। एंड यस, नाउ विल मीट आफ्टर 2 days विद द क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आफ्टर दैट विद द सोम। मेरे को बताओ, सॉरी, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देन प्रोडक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों? So thank you all of you to keeping such a huge patience. Now we'll meet in the next session, okay? Thank you all.